डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ईरान इजराइल जंग तेज, लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में 31 लोगों की मौत। दोहा कुवैत में भी ईरान के हमले जारी, ब्रिटिश सैन्य बेस का इस्तेमाल करेगा अमेरिका। पीएम मोदी ने की कनाडाई पीएम मार्क कार्नी से की मुलाकात, संबंधों को मजबूत करने पर हुई चर्चा। रांची में कुडमी समाज की महारैली, एसटी दर्जा की मांग, कुडमाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान देने की भी मांग। मांगे नहीं मानी गई तो आर्थिक नाकेबंदी की चेतावनी। नमस्कार। हिसाब किताब के इस खास शो में मैं हूं डॉक्टर प्रसून। आज बात आग में झुलसते ईरान की और अमेरिकी इजरायल रणनीति की, जिसके कारण पश्चिम एशिया बारूद की ढेर पर बैठ चुका है। एक तरफ दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और उसका भरोसेमंद साथी इजरायल है, तो दूसरी तरफ रेजिस्टेंस का चेहरा बना है ईरान। मार्च 2026 की ये तपिश अब सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी तपिश अब दिल्ली के गलियारों में पहुंच रही है। आज का सवाल सीधा है, इस जंग में भारत का क्या स्टैंड है? क्या हमें युद्ध के रण में उतरना होगा या अपनी पुरानी रणनीति से दुनिया को चौंकाना होगा? इस लिहाज से सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान के लिए यह युद्ध एक बड़ा खतरा साबित हो रहा है। इसके पीछे दो कारण हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हाल में ही एक रणनीतिक समझौता हुआ था, जिसके तहत सऊदी पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सऊदी अरब और यूएई को भी निशाना बनाया है, तो पाकिस्तान पर सऊदी की मदद करने का भारी दबाव है। ऐसा होने पर पड़ोसी देश ईरान के साथ पाकिस्तान के संबंध स्थायी रूप से खराब हो सकते हैं और पाकिस्तान पे भारी पड़ सकते हैं। पाकिस्तान पहले से ही अपनी पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के तालिबान के साथ खुली जंग लड़ रहा है। अब ईरान के साथ लगी सिस्तान बलूचिस्तान सीमा पर युद्ध का साया मंडराने लगा है। पाकिस्तान की सेना दो अलग अलग पश्चिमी मोर्चों पर फंसी हुई लग रही है। भारत के लिए पहले भी संकट दोहरा था, आज भी है। आगे कुआं पीछे खाई वाले हालात भारत के लिए भी बन गए हैं। भारत के लिए ईरान और इजरायल अमेरिका में से किसी एक को चुनना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इजरायल हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है, तो ईरान हमारा रणनीतिक गेटवे। लेकिन असली संकट यही है। भारत अपनी जरूरत का 50% कच्चा तेल और 60 से 80% एलपीजी हार्मुज जल डबरू मध्य के रास्ते मंगाता है। ईरान द्वारा इस रास्ते को बंद करने की चेतावनी से तेल की कीमतें $80 तक पहुंच गई हैं, जो अब लग रहा है कि $100 से $120 तक प्रति बैरल तक जा सकती हैं, जिससे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें और महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। ये भारत के लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। हम अपनी ज़रूरत का 80% तेल आयात करते हैं। अगर सप्लाई रुकी तो भारत में महंगाई का विस्फोट होगा। भारत की रणनीति फिलहाल यही है कि किसी भी तरीके से तनाव कम किया जाए, क्योंकि एक लंबी जंग हमारी जीडीपी ग्रोथ को पटरी से उतार सकती है। हमारी प्राथमिकता हमारे वो 90 लाख लोग हैं जो खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। हमें ना तो इजरायल की पीठ से हाथ हटाना है, ना ही ईरान को खोना है। खाड़ी देशों जैसे यूएई, सऊदी अरब, कुवैत आदि में लगभग 90 लाख भारतीय मजदूर या कामगार रहते हैं। युद्ध की आग दुबई और अबू धाबी तक पहुंच चुकी है, जहां ईरानी दोन गिरे हैं। अब इन भारतीयों को सुरक्षित निकालना और उनकी आजीविका बचाना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। खाड़ी देशों जैसे यूएई, अरब, कुवैत आदि में 90 लाख लोग भारतीयों को दोबारा निकालना और दोबारा रोजगार देना बड़ी बात होगी। भारत के लिए यह रण का समय नहीं, बल्कि रणनीति को तराशने का समय है। इस युद्ध ने भारत के आर्थिक ढांचे पर तगड़ी चोट की है। ईरान के सहारे ही भारत चीन के बॉर्डर रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई का तोड़ निकाल रहा था, जिसमें अमेरिका, इजरायल, यूरोप सहित मिडिल ईस्ट के भी कई देश शामिल थे।
लेकिन हालात बदले हुए हैं। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है ताकि वह मध्य एशिया तक पहुंच बना सके। इस युद्ध से यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से ठप हो गया है। यह एक प्रस्तावित परिवहन मार्ग है जो भारत को संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और यूरोप से जोड़ता है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और व्यापार की लागत को कम करना है। साथ ही अमेरिका इजराइल समर्थित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC कॉरिडोर भी अब अनिश्चित काल के लिए टला हुआ लग रहा है। यह एक महत्वपूर्ण बहुआयामी कनेक्टिविटी परियोजना रही जो भारत को UAE, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल, ग्रीस के माध्यम से यूरोप को जोड़ती। इस परियोजना में यूरोपीय संघ भी शामिल रहा है। इसका मकसद समुद्री और रेलवे नेटवर्क के माध्यम से व्यापार बढ़ाना, लॉजिस्टिक लागत को 30 से 40% तक कम करना है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक रणनीतिक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सितंबर 2023 में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC की घोषणा की गई थी। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। इनका काफ़ी लंबा समय मिडिल ईस्ट में भी गुजरा हुआ है। और हमारे साथ हैं डॉक्टर मोनिका सूद, जो विदेशी मामलों की जानकार हैं। डॉक्टर मोनिका सूद, पहला सवाल आपसे। भारत ने अब तक इस युद्ध पर संतुलित रुख अपनाया हुआ है। क्या भारत का यह मौन उसकी कमजोरी है या सोची समझी रणनीति? देखिए, अगर हम यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी से उभरकर एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी में आया। हमने कुछ देर पहले देखा कि जैसे ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला तो उसके बाद एक नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी जी। उसको कि हम एक देश के साथ नहीं, हम सब देशों के साथ एक साथ रहेंगे। और पर हमारे देश ने कभी भी डिफेंस में मल्टी अलाइनमेंट का साथ नहीं दिया है। जैसे कि इंडिया का प्रिंसिपल हमेशा ऐसा ही रहा है और सिंपल रहा है कि हम सबके साथ दोस्ती रखेंगे पर डिसीजन सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट में लेंगे। वैसे ही अगर हम बात करते हैं एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए जो है वो बहुत क्रूशियल है। देखिए, मिडिल ईस्ट में लाखों इंडियंस, जैसे आपने भी बताया है कि हमारे लाखों इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी का काम है। उसके बाद अगर हम पूरे विश्व में ग्लोबल साउथ में हम इंडिया की जगह देखें तो या इंडिया की क्रेडिबिलिटी में बोलूँ देखें तो वो काफ़ी बढ़ रही है। अब इस समय दुनिया जो है, ये जो पूरा विश्व है जिसमें जितने भी देश लड़ रहे हैं, ये मैं बोलूंगी एक चेस बोर्ड के ऊपर बैठे हैं, आप समझिए। डॉक्टर मोनिका जब सूद, हमारा जो सवाल है वो एकदम साफ है कि क्या हाँ जी। चाबहार पोर्ट जो है और इजराइल से रिश्ते दोनों एक साथ अब आज की तारीख वहीं में आ रही जी जी मैं वहीं आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ कि आज जब दुनिया पोलराइजेशन में फंसी हुई है पर इंडिया आज भी स्टेबल है। इंडिया का कहना है ये पूरा वॉर एनवायरनमेंट एक चीज बिल्कुल क्लियर करता है, इंडिया किसी कैंप का फॉलोवर नहीं है, एक इंडिपेंडेंट पोल बना हुआ है। ना रशिया को छोड़ा है, ना अमेरिका को नाराज किया है, ना गल्फ को इग्नोर किया है और ना ही ईरान से दूरी बढ़ाई है। और अमेरिका के और इजराइल के साथ तो हाल फिलहाल में हमारी ट्रेड डील्स हुई हैं। तो ये एक मैच्योर डिप्लोमेसी है जो हमारा देश जो है वो अपना डॉक्टर रहा है। मोनिका सूद, हाँ आप जी। काफी इन मामलों में काफी विशेषज्ञ हैं। हम केवल ये हाँ जी। जानना चाह रहे हैं, चाबहार पोर्ट पे जो परियोजना चल रही थी ईरान के साथ हाँ जी। और इजराइल जी। के साथ रिश्ते आज की तारीख में जो भारत के हैं, क्या इस युद्ध के बाद दोनों एक साथ चल सकते हैं या दोनों में से किसी एक को चुनना होगा? देखिए, बिल्कुल साथ चलेंगे। साथ इसलिए चलेंगे क्योंकि इस समय जो मैं वही बोल रही हूँ कि हमारी जो मैच्योर डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो यही दर्शा रही है बार बार कि हम लोग एक मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी में हैं। हम लोग अपना ट्रेड कर रहे हैं, जो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं वो हमारे साथ वेलकम है। पर हम किसी को डिफेंस में किसी को इस समय किसी का साथ नहीं दे रहे, उसके लिए हम नॉन अलाइंड है, हम न्यूट्रल हैं। मोनिका सूद जी की बात से एकदम साफ है। डॉक्टर मोहम्मद अमीन,
कि भारत ने अपना रुख साफ कर दिया। हम शांति के रास्ते पे हैं, हम किसी भी विवाद में नहीं पड़ेंगे जब तक कि हमारे ऊपर हमला ना हो। लेकिन यही रुख पाकिस्तान का भी है, लेकिन पाकिस्तान अब फंसा हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद सऊदी पे जो हमला हुआ है, क्या पाकिस्तान उस हमले का जवाब देने में सऊदी अरब के साथ आएगा? ईरान पे हमला कर सकता है? क्या परिस्थितियां हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन? देखिए, जहां तक सवाल, अभी लेटेस्ट समझौता हुआ था सऊदी अरब और पाकिस्तान के अंदर कि जब उन पे कोई हमला होगा एक दूसरे कंट्रीज पे, तो वो एक ही हमला माना जाएगा। अगर सऊदी पे होगा तो पाकिस्तान पे माना जाएगा, और पाकिस्तान पे कोई हमला करता है देश तो वो सऊदी पे माना जाएगा, यानी दोनों मिलके इकट्ठे लड़ेंगे। अभी बिल्कुल स्थिति साफ हो गई है। अभी जहां तक सवाल है इजराइल का और ईरान का, जो लड़ाई चल रही है उसमें अमेरिका भी है। तो आप ये देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है कि ईरान ने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि जो इनके बेसिस थे वो बेसिस ज्यादातर गल्फ कंट्रीज में हैं। उन्होंने उनको निशाना बनाया, ये समझ के निशाना बनाया कि वो अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, लेकिन ये बात उनको उल्टी पड़ गई है इस समय। क्यों? क्योंकि क्या है कि वो जो इन्होंने कोशिश की थी कि हम इनको समझा लेंगे, लेकिन वो सऊदी अरब को नहीं समझा पाए। और आज जो है, अभी उनका स्टेटमेंट भी आया था सऊदी अरब के प्रिंस सलमान का कि हम इसका बदला ईरान से लेंगे, चूंकि हमारे जो अब ये बात फैल गई है शिया और सुन्नी में। तो शिया जो कंट्रीज हैं उनमें तो नहीं है इतना ज़्यादा दम। लेबनान वगैरह तो कर रहे हैं, हुती वगैरह तो अपना स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक सवाल है, इन्होंने जो गल्फ कंट्रीज में किया उसको बहुत बुरा माना है, क्योंकि वहाँ पे बड़ा डिस्टर्बेंस हो गया है। चाहे वो सऊदी हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो आप देख लीजिए बहरीन हो, डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब जी, नाराजगी का कारण तो कई हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब आप अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपनी जमीन पर वहां से बैठ के ईरान के ऊपर बमबारी करवा रहे हैं, तो ईरान के पास रास्ता भी क्या बचता? जी नहीं, ईरान को पहले ही मैंने कहा था कि ये मारने मर जाने वाली गवर्नमेंट का इतिहास है, तो वो कोशिश यही कर रहे हैं अंतिम दम तक। जबकि ट्रम्प साहब ने कहा है कि आप सरेंडर कर दें हमारे पास, हम आपको जीवन देंगे, लेकिन अगर नहीं तो फिर आपको सिर्फ मौत हासिल होगी। जिस तरीके से खुमैनी साहब को उन्होंने मारा है। अब इस बात को देखना होगा ईरान को कि ईरान क्या करता है। ईरान अभी भी उन पे बराबर, ईरान से ज्यादा भारत, हमारी जनता ये सुनना चाहती है कि पाकिस्तान क्या करता है। क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ कदम उठाएगा? ये बड़ा सवाल है मोहम्मद अमीन साहब। हाँ, देखिए, जहां तक सवाल है प्रसून जी पाकिस्तान को अब उनके साथ कदम उठाना होगा, क्योंकि अभी इन्होंने दिखावे के लिए किया है कि जो अभी कराची पे उनके डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा था ईरान के समर्थन में, उन्होंने उनके जो 23 लोग, कल न्यूज थी 10, लेकिन टोटल उनके 23 लोग मारे गए हैं जो प्रदर्शनकारी थे। ये दिखाने के लिए अमेरिका को कि नहीं, हम आपके साथ हैं। उनकी एम्बेसी को तोड़ा ताड़ा गया, उसके जवाब में उन्होंने 23 आदमी मार दिए दिखाने के लिए। तो मैं शायद दिखाने के लिए करें या जैसे भी करें, इनको तो करना ही होगा, क्योंकि इनकी भी आपस में कन्फ्लिक्ट रहा है बीच में पाकिस्तान और ईरान का। तो ये बात अब सामने खुल के आ जाएगी कि पाकिस्तान को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। मोहम्मद अमीन साहब, एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान की तरफ से, जिसको प्रसारित कर रहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अलर्ट दिया है। कहा है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ईरान के 2 शहर परमाणु बम के ऊपर बैठे हुए हैं। ये 2 शहर बड़े शहर हैं, इनको खाली करवाना होगा तत्काल। डॉक्टर मोनिका सूद, इस खबर को आप कितना बड़ा समझती हैं? क्या ईरान ने परमाणु क्षमता हासिल कर ली है? जी देखिए, ऐसा बोला तो नहीं जा रहा है कि परमाणु क्षमता है उनके पास यूरेनियम एनरिचमेंट की वजह से ही ये सब जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट पॉलिसी था, जो कि जो ट्रम्प है उनको ये चाहिए था, वो इसको कम करवाना चाहते थे। ये सब कुछ शुरू तो वहीं से हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए अब अगर हम ये देखें तो अगर ये परमाणु अपना न्यूक्लियर उसके ऊपर बैठे हुए हैं तो ये बहुत गंभीर बात है, और अगर गंभीर बात है तो फिर तो ईरान के लिए बहुत खतरे की बात है। यानी बमबारी होती है तो हाँ जी। ईरान का जो परमाणु सामग्री है
हाँ जी। उसमें जो लीकेज होगा रेडिएशन का वह पूरे ईरान के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने पूरे वाला है। ईरान के लिए और उसके आसपास के जो देश जो लगते हैं, उनके इलाके हैं, उन पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। ईरान परमाणु खतरे का सामना करता है, अगर वहाँ रेडिएशन लीक होते हैं तो क्या खाड़ी के जो देश हैं वो चुपचाप बैठेंगे? मिडिल ईस्ट के देश क्या ईरान की मदद के लिए आएंगे? इस बारे में जानते हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन से। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, तब क्या परिस्थितियां होंगी? और ये महज ज़्यादा समय नहीं, ये बता रहे हैं 24 से 48 घंटे में बड़ा लीकेज होने की संभावना है, आशंका है जी। प्रसन्न जी, बड़ा भयावह होगा इस क्षेत्र के लिए, और ये वेस्ट एशिया रीजन कहलाता है। मैं समझता हूँ कि इसकी जो विकिरण होगा, यानी इसका जो फैलेगा ये न्यूक्लियर सिस्टम, तो ये समझिए आपको रशिया की दोबारा याद आ जाएगी। जिस तरह रशिया में हुआ था उस तरह होगा। और मैं समझता हूँ कि खाड़ी देश इसके लिए बहुत परेशान है, और मैं समझता हूँ इस बात को ध्यान करेगा अमेरिका, और उस जगह नहीं बम्बार्डिंग करेगा, जिससे कि तेहरान के साथ साथ में इन खाड़ी देशों पर भी हमला एक तरह से माना जाएगा वो। क्योंकि क्या होगा कि अगर ये उस पर बम्बार्डिंग करते हैं, वहां से विकिरण फैलेगा, रेडिएशन फैलेगा, तो रेडिएशन जो है जितने गल्फ कंट्रीज हैं उसमें आप बराबर में देख लीजिए, जॉर्डन है, इधर देख लीजिए आपका इराक है, और इधर आप सऊदी अरब भी ज्यादा जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि उनसे अछूते बचेंगे। इसलिए अभी कोशिश की जा रही होगी गल्फ कंट्रीज की तरफ से अमेरिका को समझाने की कि आप इस तरह का कोई स्टेप ना उठाएं। IAEA का जो वर्जन आया है उसमें कहा जा रहा है कि वो ईरान के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो परमाणु संयंत्र संभालने वाले अधिकारी हैं वह कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर मोनिका हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर मोनिका, अब ईरान के सामने क्या विकल्प बचता है? क्या वह अभी भी युद्ध में लड़ेगा या हथियार छोड़ेगा? देखिए, विकल्प तो उसके पास सभी हैं। अगर वो चाहे तो वो ट्रम्प के साथ, यूएसए के साथ हाथ भी मिला ले। अगर वो चाहे तो वो जितनी बमबारी करनी है वो भी कर ले। विकल्प तो बहुत हैं, पर उससे ईरान को ये देखना चाहिए कि इस समय जो अभी उनका जो भी लीडर थे खमानी, उनकी डेथ के बाद मतलब कि अब उनका क्या वजूद बचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो करना क्या चाहते हैं। क्या वो पूरे विश्व में सबके साथ अलाइन होकर रहना चाहते हैं या सबको छोड़ना चाहते हैं? अगर हम बात करें, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर गल्फ स्टेट्स का रिएक्शन जो देखें, हम ईरान के सपोर्ट में नहीं है। सऊदी अरेबिया हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये जितने भी देश हैं उन्होंने ईरान के जो भी रिसेंट मिसाइल और ड्रोन अटैक्स थे उनको उन्होंने बहुत बुरी तरह मतलब कंडेम किया। उन्होंने बोला कि नहीं होना चाहिए था, इन्होंने वायलेशन किया है। और वैसे भी ईरान जो है हमेशा से वो हिजबुल्लाह हो गया या हमस हो गया या इराकी मिलिशिया हो गया, उन सब का साथ दे रहे थे जो कि टेररिस्ट ग्रुप हैं। अगर हम बैलेंस और सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं तो बहुत से गल्फ स्टेट्स जौन सी हैं, जैसे कि कुवैत, कतर, यूएई, सऊदी, मैंने भी बताया, अब डायरेक्टली ईरान के साथ मिलिट्री अलायंस में नहीं है। सो उनका फोकस अब ये है कि उनके एरिया की सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन क्या है, उनके ऊपर उनका ज्यादा ध्यान है। ईरान के अटैक्स ने उनको स्ट्रांगली मतलब बहुत मतलब स्ट्रांग बना दिया है। उनका एक जो माइंडसेट एक तरफा कर दिया है कि वो ईरान का साथ नहीं देना चाहते। ईरान का साथ नहीं देना चाहते हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीन, क्या ईरान अलग थलग पड़ गया है? ईरान के साथ अब कोई नहीं आएगा, एक देश मिट जाएगा? जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जो प्रिंस सलमान हैं, उन्होंने जो बम्बार्डिंग इन्होंने की है वहां पर गल्फ कंट्रीज के अंदर उनके बेसिस पे, ठीक है ये यूएस के बेसिस थे, लेकिन इससे डिस्टर्बेंस तो उन कंट्रीज को भी हुआ है, उनका हानि हुई है और वो परेशान है सारे देश। तो इस बात को लेकर प्रिंस सलमान ने अपनी मीटिंग की है, उसमें छह जो देश हैं, जिन 6 देशों को इकट्ठा करके उन्होंने शिया और सुन्नी वाली बात फैला दी है और उसको एक तरफ करने की कोशिश की है कि वो ईरान जो है एक तरफ हो जाए और सुन्नी देश एक तरफ हो जाए। तो क्या होगा, ये बंटवारा जो चाह रहे थे इजराइल, वो उनको सक्सेस मिल गई है, वही अमेरिका को भी सक्सेस मिली है। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अलग थलग मोहम्मद अमीन साहब, अगर मेरे शब्दों में इस पूरे वातावरण को समझा जाए तो मुझे लगता है कि ये जितने भी देश हैं, सो कॉल्ड मुस्लिम देश, ये कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। इनको मालूम है कि ये गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद ईरान को अकेले छोड़े हैं। आज पहले इराक की बारी थी, फिर ईरान की बारी आई है, पहले सीरिया की बारी थी, आज ईरान की बारी है। ऐसे ही भी इनका भी नंबर आएगा और ये सोच रहे हैं कि हम बचे हुए हैं।
असल में ये सत्ता की लड़ाई है, अपनी सत्ता को बचाए रखने की। इन देशों के जो सत्तासीन अधिकारी हैं या सत्ता पे काबिज नेता हैं वह अपनी ज़मीन नहीं छोड़ना चाह रहे हैं और तमाम समझौते किए जा रहे हैं। अब इसके बाद अगर समझा जाए कि जो परिस्थितियां बन रही हैं मोहम्मद अमीन साहब, उसमें क्या इस्लाम कोई मायने रखेगा? धर्म की लड़ाई कोई मायने रखेगी? देखिए यहाँ पर इस्लाम की बात तो वहाँ हट जाती है, इस्लामिक देशों की बात कर। पाकिस्तान जो है जा रहा है इजराइल के साथ लड़ाई करने के लिए, वहाँ किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने सबसे पहले ईरान में कहा था, कहाँ मिला वहाँ पे कोई एटॉमिक न्यूक्लियर पावर नहीं मिली, ईरान में सिर्फ उनको तेल मिला, तेल पे कब्जा किया। उसके बाद वेनेजुएला में किया कि ड्रग्स का मामला था, तो वहाँ पे ड्रग्स आज भी बिक रही है और चल रही है। वो सिर्फ उनको पेट्रोल चाहिए था, उस पर कब्जा चाहिए था, वो ले लिया उन्होंने। अब उन्होंने ईरान को चाहिए, तो ईरान के साथ भी वही चाह रहे हैं कि उनके हम ऑयल जो उनके ऑयल हैं उन पे हमको कब्जा करें। बेहद अहम बात बता रहे हैं मोहम्मद अमीन साहब। मोनिका सूद जी, 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, क्या अमेरिका की तेल के लिए जो हवस है ईरान के बाद खत्म हो जाएगी या और बढ़ेगी? जी देखिए, ये जो खेल है पूरे विश्व में चल रहा, ये खेल सत्ता से ऊपर पैसे और ट्रेड का और इकोनॉमिक पावर का चल रहा है। जिसके पास तेल है, जिसके पास फ्यूल है, वो उसका ज्यादा बोलबाला है। तो जो अमेरिका है, जब वो एक समय पे, आप सोचिए, जब हमारे ऊपर 400% के टैरिफ लगाए जा रहे थे, उस समय जो अब हमारे जो ये ट्रम्प साहब थे, वो बोलते थे कि भी मुझे नोबेल प्राइज चाहिए, किसके लिए? पीस के लिए, क्योंकि मैं वॉर में नहीं पढ़ूंगा। पर आज सबसे ज्यादा पहले वॉर उन्होंने ही शुरू करवाया। ठीक है, मैं मानती हूँ कि ईरान ने अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को कम नहीं किया या कैसे भी नहीं किया, पर जितने भी इस समय जो देश हैं, सबसे ज्यादा जो लड़ाई हो रहा है, जो वॉर हो रहा है, वो शुरू कहां से हुआ? ठीक है, टैरिफ से बात शुरू हुई। अमेरिका क्या ईरान पे रुकेगा या अभी मामला और बढ़ेगा? एक लाइन में मामला, अभी तो मामला एस्केलेट होता लग रहा है, देखिए बढ़ता हुआ लग रहा है, क्योंकि जब तक ईरान हार नहीं मानेगा, अमेरिका जो है वो अपने इसके ऊपर युद्ध करता रहेगा, अपने हितों को साधता रहेगा और पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पे ला दिया है। हमें फिर सोचना होगा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं, क्या इसी दुनिया के लिए विकास हो रहा था? आप दोनों इस खास चर्चा में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।